हेलो एवरीवन, मैं हूं सौरभ और आप सबका करियर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एचटीएमएल ट्यूटोरियल के इस पार्ट 2 में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली एट्रीब्यूट और फोन टैग के बारे में बताऊंगा। पिछली वीडियो पार्ट 1 में मैंने आपको एट्रीब्यूट के बारे में कुछ बेसिक बताया था, पर आज मैं एट्रीब्यूट के बारे में अच्छी तरह से बताऊँगा। और आखिर में मैं आपको फोन टैग और स्टाइल एट्रीब्यूट के बीच में डिफरेंस बताऊँगा। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे भी जब भी मैं कोई एचटीएमएल से रिलेटेड न्यू वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो एट्रीब्यूट होते हैं वो एलिमेंट और टैग की एक प्रॉपर्टी होते हैं, जिनके पास एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जिसका यूज़ करके हम अपने कंटेंट को कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई से मेरा मतलब है कि हम टेक्स्ट की लोकेशन, साइज, शेप, फॉन्ट फैमिली, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। हम एट्रीब्यूट में प्रॉपर्टी और वैल्यू रखते हैं जो वेब ब्राउज़र को एक टेक्स्ट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। ये आपको और अच्छे से तब समझ में आएगा जब हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे। हम जो एट्रीब्यूट्स का यूज़ टैग के शुरू में करते हैं, मीन्स जो टैग है, मैंने आपको कल बताया था, टैग जो है दो तरह के होते हैं, स्टार्ट टैग और एंड टैग। हम जो है एट्रीब्यूट्स का यूज़ स्टार्ट टैग के अंदर करते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ नोटपैड पे और बताऊंगा कि कैसे एट्रीब्यूट का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कल बताया था कि HTML के फॉर्मेट कैसा होता है, हमें उसे लिखते कैसे हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं HTML के ओपन टैग से, फिर हम उसे क्लोज करते हैं और उसके अंदर बाकी के टैग लिखते हैं। तो हमने HTML लिख दिया, उसके अंदर हम दूसरा टैग लिखते हैं हेड टैग, जिसे भी हम ओपन करेंगे फिर क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम दूसरा टैग जो यूज़ करते हैं वो है बॉडी टैग, जिसे हमने ओपन किया और क्लोज कर दिया। ये तो नॉर्मल फॉर्मेट होता है एक HTML लिखने का। हेड टैग मैंने कल आपको जैसे बताया था, ये हेडर पार्ट, और बॉडी टैग जो है बॉडी पार्ट होता है। तो बॉडी के अंदर हम जो लिखते हैं वो हमारा डॉक्यूमेंट में शो होता है। तो जैसे हम इसमें लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, इसे हम पैराग्राफ में लिख देते हैं। मैंने आपको पैराग्राफ टैग भी बताया था, तो उसे भी हम बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं। तो हम बॉडी के अंदर ही दूसरा टैग जो यूज़ करेंगे वो है पैराग्राफ टैग। उसे भी हमने ओपन किया, टेक्स्ट के बाद उसे भी क्लोज कर दिया। तो इसे हम सेव कर लेते हैं। ये मैंने दरअसल फाइल पहले से सेव कर रखी है, इसे मैं दोबारा से सेव करके आपको दिखा देता हूँ। तो हमने सेव एज किया, फाइल का नाम जो देना चाहते हैं मैंने इसे ABCD दे दिया। उसके बाद आपको .html लगाना नहीं भूलना है, इसके बिना आपकी फाइल रन नहीं होगी। इसे मैंने सेव कर लिया है। अब इसे हम फाइल मैनेजर में जाके ओपन करेंगे। तो ये रही मेरी फाइल। मुझे अपनी लोकेशन पता था कि मैंने फ़ाइल कहाँ पे सेव की है, तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि आप फाइल कहाँ सेव कर रहे हैं। तो मैंने इस फाइल को क्लिक किया और ओपन किया। ये फाइल मेरी क्रोम में खुलेगी। जैसे कि आपको मैंने बताया था, मेरा जो ब्राउज़र है, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, वो है क्रोम। तो ये फ्रेंड्स दिख रहा है हेलो वर्ल्ड, जो हमने पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा था। अब मैं आपको इसमें पैराग्राफ टैग के अंदर एट्रीब्यूट का यूज़ करके दिखाऊंगा। मैं इसके अंदर अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहा हूँ और उसे वैल्यू दे रहा हूँ सेंटर। इससे तो आप समझ में गए होंगे कि अलाइन का मतलब क्या है। अलाइन जो लाइन में टेक्स्ट की लोकेशन दिखाए या पैराग्राफ टेक्स्ट को हमने कहाँ से स्टार्ट करना है वो बताएगा अलाइन हमारा। अगर हम लेफ्ट लिखेंगे तो जो हमारा पैराग्राफ है वो लेफ्ट से स्टार्ट होगा, अगर हम सेंटर लिखेंगे तो हमारा पैराग्राफ सेंटर से स्टार्ट होगा। तो मैंने आपको जैसे कि बताया, ये एट्रीब्यूट से हम जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने टेक्स्ट की। तो मैंने इस एट्रीब्यूट से ये इन्फॉर्मेशन दी कि मुझे जो टेक्स्ट चाहिए वो सेंटर में चाहिए। तो उसके लिए हम लिखेंगे अलाइन इज इक्वल टू, उसके अंदर मैंने लिखा सेंटर। तो इसे मैं Ctrl+S करके सेव कर लेता हूँ। अब इसे हम क्रोम में खोलेंगे। तो मैं क्रोम में गया और इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है। ऐसे हम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो मैंने एट्रीब्यूट में बात की थी प्रॉपर्टी और वैल्यू की। जो हमारा अलाइन है वो हमारा प्रॉपर्टी है और जो सेंटर है वो हमारा एट्रीब्यूट है, सॉरी वैल्यू है।
तो सेंटर हमने वैल्यू रखी है। तो इसके बाद जो हम दूसरे लैंग्वेज एट्रीब्यूट एंड टाइटल एट्रीब्यूट के बारे में, तो लैंग एट्रीब्यूट से समझ में आ रहा है ये लैंग्वेज का शॉर्ट फॉर्म है लैंग। तो हम लैंग एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट का लैंग्वेज चेंज करने के लिए। इसका यूज़ हमारा जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट हम या तो हिंदी में लिखते हैं या तो इंग्लिश में। तो मीन्स कहने का मतलब हम कोई एक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो हमें अपने डॉक्यूमेंट को बताना पड़ता है कि हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए हम जो है लैंग्वेज टैग एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो हम लैंग एट्रीब्यूट है दरअसल हम स्टार्टिंग में ही यूज़ करते हैं, मीन्स HTML टैग, जिसमें जो हमारा स्टार्टिंग टैग है HTML, उसी के अंदर हम लैंग एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो मैं इसको आपको नोटपैड पे लिख के बता देता हूँ। तो HTML के अंदर मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट टैग है, जो HTML टैग है, इसके अंदर ही हम लैंग एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो मैंने लैंग लिखा, लैंग का मतलब लैंग्वेज, उसको ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई लैंग। इसके अंदर हम वैल्यू देंगे। जैसे अब हर लैंग्वेज का एक कोड होता है, तो हिंदी के लिए हम यूज़ करते हैं HI, और इसे Ctrl+S करके सेव कर लेते हैं। अब हम क्रोम में जाएंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे, पर ये कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा जो नेट है वो ऑफ है। तो मैं इसका नेट ऑन कर लेता हूँ। अब देखो मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो एक डायलॉग बॉक्स निकल के आएगा जिसमें शो हो रहा है एक इंग्लिश और एक हिंदी। तो अगर मैं लैंग्वेज हिंदी करूँगा, जो इंग्लिश है वो तो स्टैंडर्ड है, बट अगर मैं वहाँ पे फ्रांस लिखूँगा तो यहाँ पे जो है फ्रेंच लैंग्वेज आ जाएगी। तो मैं इधर फ्रेंच के लिए FR लिखूँगा, तो इसे सेव करूँगा, क्रोम में जाके रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे आ गया फ्रेंच, और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो ऐसे ही हम लैंग्वेज टैग का यूज़ करते हैं। तो देखिए फ्रेंच में जो हमने इंग्लिश में जो हमने हेलो लिखा था वो देखिए वो क्या बन गया है, बॉनजोर मोंडे। तो इस तरीके से हम लैंग्वेज टैग का यूज़ करते हैं। पर जब हम हिंदी में करेंगे कंट्रोल और इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये हेलो वर्ल्ड ही दिखा रहा है। ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि जो हमारी हिंदी है वो उसकी एक लिपि है, मीन्स उसको लिखने के लिए हमें एक लिपि का यूज़ करना पड़ता है। बट जो फ्रेंच इंग्लिश और UK US की इंग्लिश है उनकी लिपि सेम है, उसमें हम लिपि के तौर पे ABCD यही सब लिखते हैं। बट जो हिंदी है उसके लिए हमें देवनागरी लिपि यूज़ करनी पड़ती है। तो हमें इसके लिए टाइप भी देवनागरी में करना पड़ेगा। तो मैंने जो टाइप किया था इंग्लिश में किया था, इसलिए वो वैसा ही एज इट इज़ दिखा रहा है। और मैं जैसे जापानीज़ भी लिखूंगा तो भी नहीं शो करेगा, शायद नहीं शो करेगा, क्योंकि उनकी भी अपनी एक लिपि है। तो मैं से तो देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ही दिखा रहा है, अभी लोड हो रहा है, हेलो वर्ल्ड ही दिखा रहा है, क्योंकि जापानीज़ भी जो है अपनी अलग लिपि में लिखी जाती है। तो जिनकी लिपि है वो चेंज नहीं हो रहे, वो एज इट इज़ इंग्लिश में दिखा दे रहा है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे अगर जापानीज़ में टाइप करते तो वो उसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में दिखा देता। तो इसलिए हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो मैंने टाइपिंग इंग्लिश में की क्योंकि मुझे टाइपिंग नहीं आती हिंदी में और ना ही जापानीज़ में। इसके बाद बात करेंगे हम टाइटल एट्रीब्यूट की। तो टाइटल एट्रीब्यूट का यूज़ क्या है? जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं या मीन्स उस पैराग्राफ के अंदर कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो हम पैराग्राफ के अंदर इस एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, या कोई भी टैग के अंदर इस एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो टाइटल एट्रीब्यूट का काम क्या है कि हम जब हम कोई शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, अगर उसका फुल फॉर्म चाहते हैं तो ये अगर हम माउस लेके जाएंगे उस टेक्स्ट के ऊपर तो ये एक पॉपअप विंडो लेके आएगा जिसके ऊपर फुल फॉर्म लिखा होगा। तो मैं प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ। देखिए इसके बाद मैं लिखता हूँ, एक टैग यूज़ करता हूँ H1। तो H1 मैंने बताया था आपको कल की हेडिंग के लिए यूज़ होता है। तो इस H1 को बंद भी कर देता हूँ। इस H1 के बीच में मैं लिखता हूँ हेलो एवरीवन।
अब जो टाइटल टैग है उसका काम क्या है देख लीजिए। तो हम टाइटल एट्रीब्यूट, तो टाइटल टैग और एट्रीब्यूट में कंफ्यूजन नहीं होना। टाइटल टैग का यूज़ हम करते हैं हेड टैग के अंदर कुछ इस तरीके से, और टाइटल टैग का काम है वो मैंने आपको कल बताया था, मैं फिर से दिखा देता हूँ टाइटल टैग का काम क्या है और टाइटल एट्रीब्यूट में डिफरेंस क्या है। तो टाइटल टैग किस काम आता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABC, कंट्रोल S। अब मैं आपको क्रोम में दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखा रहा है जो नाम है इसका डॉक्यूमेंट का वो है abcd.html। अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, अब ये दिखा रहा है ABC। तो मैंने जो टाइटल के अंदर लिखा, टाइटल टैग के अंदर लिखा, देखिए हेड टैग, फिर टाइटल टैग ओपन, फिर उसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा, फिर टाइटल टैग ऑफ किया, फिर मैंने हेड टैग को भी एंड कर दिया, तो ABC लिखा, तो वो टाइटल उस पर शो हो गया। देखिए यहाँ पे ABC। तो ये था टाइटल टैग का काम। और टाइटल जो एट्रीब्यूट है उसका काम क्या है, जैसे मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया था कि पॉपअप विंडो लेके आता है, वो किस तरह आता है पॉपअप विंडो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं इसमें लिखता हूँ हेलो और इसे सेव करता हूँ। तो ये टाइटल हमारा एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू हमने लिखी है हेलो। तो मैं इसे कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ और आपको क्रोम में लेके चलता हूँ। तो अब मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये जो हेलो एवरीवन दिखा रहा है, जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँगा तो देखिए इस पॉपअप बॉक्स में हेलो शो हो रहा है। देखिए फिर से लेके जाऊँगा, फिर से शो होगा हेलो। तो ये काम होता है टाइटल एट्रीब्यूट का। इसका काम दरअसल हम फुल फॉर्म लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये मैंने HTML की फुल फॉर्म लिख दी और यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ HTML कंट्रोल। तो इस तरीके से हम टाइटल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पे HTML आ गया। अब मैं इसके ऊपर जैसे ही कर्सर लेके जाऊँगा, ये देखिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज शो हो रहा है। तो ये इस तरीके से हम टाइटल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे फॉन्ट टैग एंड स्टाइल एट्रीब्यूट की। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, मैं आज आपको बताऊंगा कि फॉन्ट टैग और स्टाइल एट्रीब्यूट के बीच में डिफरेंस क्या है। जो फॉन्ट टैग है वो दरअसल एक टैग है, सबसे नॉर्मल सा डिफरेंस है। जो फॉन्ट टैग है वो एक टैग है और स्टाइल जो है वो एक एट्रीब्यूट है, बट दोनों का काम एक जैसा ही है, इसलिए मुझे यहाँ पे डिफरेंस बताना पड़ रहा है। जो फॉन्ट टैग है वो HTML4 का पार्ट है, जबकि जो स्टाइल एट्रीब्यूट है वो HTML5 का पार्ट है। तो HTML4 और 5 क्या है, HTML4 जो है वर्जन है HTML का, और जो HTML5 है वो अपग्रेड वर्जन है HTML का। मीन्स HTML1 2 फिर 3 एंड 4 अब जो चल रहा है वो है हमारा HTML5। तो जो कुछ टैग है जो HTML4 में यूज़ होते हैं वो HTML5 में सपोर्ट नहीं करते, इसकी इसकी इसलिए उसकी जगह दूसरे टैग या स्टाइल या एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं हम। तो आपको मैं अच्छी तरह बताने के लिए आपको मैं नोट पैड बता देता हूँ। तभी मैं आपको स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके दिखाऊंगा। तो फिर से मैंने कोई टैग ले लिया, जैसे H1 ले लिया, उसके अंदर हम देंगे स्टाइल एट्रीब्यूट। तो इसको लिखने का तरीका सबसे डिफरेंट होता है। कैसे होता है मैं लिख के बताता हूँ आपको। इस टैग को बंद कर देता हूँ, अब इसे कंट्रोल S कर देता हूँ। तो ये हमने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किया, उसके अंदर हमने लिखा बैकग्राउंड कलर, और कौन सा कलर देना हमने, रेड। तो उसके बीच में हमने कॉलन यूज़ किया, फिर सेमी कॉलन रेड। तो ये इस फॉर्मेट में लिखना ज़रूरी है, अगर नहीं लिखेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो इस तरीके से लिखते हैं हम बैकग्राउंड स्लैश कलर, फिर उसके अंदर हम कॉलन, फिर रेड, जो भी हमें कलर चाहिए वो लिख देना है, फिर उसके बाद सेमी कॉलन और ये, फिर उसके बाद हम इसे सेव करते हैं और क्रोम में जाके देखते हैं। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिएगा इस, तो ये जो मैंने बैकग्राउंड कलर दिया था रेड दिया था, तो ये स्टाइल एट्रीब्यूट की वजह से आया। तो फॉन्ट टैग है वो भी हम इसी तरीके से यूज़ करते हैं, वो बैकग्राउंड टेक्स्ट का कलर
या फिर साइज चेंज करने के लिए करते थे, पर हम उसका यूज़ HTML4 में करते थे, बट HTML5 में हम स्टाइल टैग का यूज़, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। इसलिए भी करते हैं क्योंकि जो है ये CSS का पार्ट है, और CSS में भी इसको हम सेम इसी तरह ही लिखते हैं, तो इसलिए फ़ॉन्ट टैग की जगह स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ ज़्यादा करने लगे हैं। आपको मैं कुछ और स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में बताता हूँ। जैसे था ये बैकग्राउंड कलर के लिए वैसे ही हम यूज़ करते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये जैसे था बैकग्राउंड कलर के लिए, हम इसे कलर के लिए भी दे सकते हैं। तो कलर, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कलर लिखते हैं वो कलर की स्पेलिंग COLOR होनी चाहिए, ना कि COLOUR। इसमें जो कलर की स्पेलिंग होती है COLOR लिखते हैं। अगर COLOUR लिखेंगे तो कोडिंग काम नहीं करेगी। तो इसे मैंने कलर रेड दे दिया। तो कलर का मतलब है टेक्स्ट का कलर, और बैकग्राउंड का कलर है टेक्स्ट के पीछे का कलर। तो मैं इसे Ctrl+S कर लेता हूँ, और इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए टेक्स्ट का कलर जो हो गया हमारा रेड हो गया है। अब मैं इसके बाद एक और स्टाइल एट्रीब्यूट की बात करूँगा। तो फिर से पेस्ट करता हूँ। अब मैं आपको फ़ॉन्ट का साइज चेंज करके दिखाऊंगा। मैंने फ़ॉन्ट का साइज 45 कर दिया। इसे सेव करता हूँ और मैं इसे आके रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये टेक्स्ट का साइज़ देख लीजिए, नॉर्मल टेक्स्ट से कितना बड़ा है। इस तरीके से हम एक और करते हैं, उसका नाम फ़ॉन्ट फैमिली है। तो फ़ॉन्ट फैमिली का मतलब फ़ॉन्ट का टाइप, हमें कौन से फ़ॉन्ट का टाइप यूज़ करना है। मीन्स अगर आपने वर्ड यूज़ किया तो आपने सुना होगा एरियल ब्लैक, वर्दना, टाइम्स न्यू रोमन। तो ये जो है हमारे फ़ॉन्ट फैमिली है। तो इसमें हम जब फ़ॉन्ट फैमिली ऐसे लिखते हैं, तो मैं इसमें वर्दना यूज़ करूँगा। तो इसमें सीधा नाम दे देना है जिस फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ करना चाहते हैं, तो उसे Ctrl+S करके सेव कर दें। तो मैं क्रोम में इसे फिर से खोलूँगा और रिफ़्रेश करूँगा। तो देखिए जो ये टेक्स्ट है, ये बाकी के टेक्स्ट से थोड़ा डिफरेंट है। तो इस तरीके से हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको फ़ॉन्ट टैग का भी बता देता हूँ। तो उसका भी काम सेम ही है, टेक्स्ट को कलर, बैकग्राउंड कलर या फ़ॉन्ट साइज या फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना है। तो उसमें हम दरअसल मेन डिफरेंस जो है, हम यहाँ पे टैग का यूज़ करते हैं। तो उसमें ऐसे करते हैं, हम फ़ॉन्ट टैग लिखते हैं, फिर उसके अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया हेडिंग, और फ़ॉन्ट टैग बंद कर देते हैं। ये तो हमने सिंपल नॉर्मल सा लिख दिया, बट इसमें अभी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, डायरेक्ट हेडिंग हमें शो हो जाएगा। बट हम इसमें कुछ प्रॉपर्टी लिख देंगे इसकी, जैसे कि कलर, रेड बैकग्राउंड, इसमें हम बीजी कलर देंगे, बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर बोलते हैं इसे। हमने ग्रीन दे दिया, और फ़ॉन्ट फैमिली दे देते हैं हम एरियल। तो इस तरीके से हम फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे भी कलर लिया, बीजी कलर लिया और फ़ॉन्ट फैमिली लिया, जैसे हमने यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर लिया था। इसे Ctrl+S करके सेव कर लेते हैं। अब मैं क्रोम में खोलूँगा और इसे रिफ़्रेश करूँगा। तो सबसे पहला जो हमने हेडिंग लिखा था, उसका हमने बीजी कलर नहीं लिखते शायद, हम बैकग्राउंड कलर ही लिखेंगे। पर जो मैंने कलर था वो चेंज हो चुका है यहाँ पे, बट बैकग्राउंड कलर नहीं हुआ है चेंज। और फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज नहीं हुआ है। तो कुछ कुछ कोड काम नहीं करते, क्योंकि जैसे कि बताया कि आपको जो ये पार्ट है हमारा HTML4 का, तो अभी हम HTML5 के मोस्ट ऑफ इसमें टैग यूज़ कर रहे हैं।
तो इसके बाद हम बात करेंगे आईडी एंड क्लास एट्रीब्यूट की। तो जो आईडी और क्लास एट्रीब्यूट है, दरअसल ये एक तरह के सिलेक्टर हैं। सिलेक्टर मतलब ये हमारे टैग के, वैसे भी ये भी टैग के अंदर ही यूज़ होते हैं, और ये उस टैग को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आईडी मतलब समझ रहे होंगे, आइडेंटिकल मीन्स जो आईडी की जो वैल्यू है वो अलग अलग नहीं हो सकती, मीन्स हर टैग के लिए सेम वैल्यू उसकी नहीं हो सकती। तो हम उसका जो वैल्यू है वो डिफरेंट रखते हैं हर एक टैग के लिए। तो आईडी आपको मैं समझाने के लिए बताता हूँ। जैसे एक क्लास में हर बच्चे को आईडी कार्ड दिया जाता है, तो उसमें उसका अलग नंबर होता है, मतलब अलग वैल्यू होती है। इसी तरीके से हम आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ करके हर एक टैग का अलग 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 आइडेंटिटी देते हैं। तो आईडी और क्लास एट्रीब्यूट दोनों ही सिलेक्टर हैं, बट आईडी और क्लास के बीच में यही डिफरेंस है कि हम हर टैग को सेम आईडी नहीं दे सकते, बट क्लास दे सकते हैं। क्योंकि क्लास मीन्स एक क्लास में तो 20-25 बच्चे हो सकते हैं, तो मतलब जो क्लास है वो सेम हो सकती है डिफरेंट टैग्स की, बट डिफरेंट टैग की आईडी जो है वो सेम नहीं हो सकती। अभी तो हम इसका यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि ये ज़्यादातर यूज़ हमारा सीएसएस में करता है। तो प्रैक्टिकली हम तब देखेंगे जब हम सीएसएस चालू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।